वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल के लेक्चर में जनरलाइज्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव या टेंसर डेरिवेटिव पढ़ रखा है, जिसमें ये फार्मूला आपके सामने जो दिख रहा है इसको हम लोगों ने देखा था। अब हम जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर। आप लोगों को एक बात और मैं याद दिला दूं, कल इस फार्मूले के जस्ट बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें प्रॉपर्टी कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहली प्रॉपर्टी यह थी कि जो आपका टेंसर डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की रूल को फॉलो करता है। उसमें एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह थी कि जो आपने मीट्रिक टेंसर का निकाला था, जनरलाइज्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव या टेंसर डेरिवेटिव, वो वैनिश कर गया था। और एक तीसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी। तो तीन प्रॉपर्टियां आप लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस फार्मूले फॉर हाइपर सरफेस। तो गॉस का फार्मूला क्या था हाइपर सरफेस के लिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को मैं रिकॉल कराना चाहता हूं, और लास्ट लेक्चर पे हमने बताया भी था कि हाइपर सरफेस होता क्या है। हमने कहा था कि अगर इन्वेल्पिंग स्पेस या पेरेंट स्पेस m डायमेंशन का है तो उससे जस्ट एक कम डायमेंशन का जो भी सब स्पेस होगा उसी को क्या कहा जाएगा, हाइपर सरफेस। और सब स्पेस इज नोन एज अ हाइपर सरफेस इफ इट्स डायमेंशन इज just less than 1 from its parent space. So look at here, let Vn be a hypersurface of an enveloping Riemannian space Vn plus 1। हम जिस रीमैनियन स्पेस में बात कर रहे हैं, हमने सपोज कर लिया कि हम जिस रीमैनियन स्पेस में बात कर रहे हैं उसका डायमेंशन Vn प्लस 1 है। मतलब यही जो m की जगह पर है n प्लस 1 लिखा है। अच्छा, अब देखिए Vn जो है n डायमेंशनल एक सब स्पेस है, लेकिन इस सब स्पेस का स्पेशल नाम हो गया हाइपर सरफेस। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो n है ना, जस्ट अपने पेरेंट स्पेस से इसका डायमेंशन जस्ट एक कम है, और जस्ट एक कम होने की वजह से हम इस सब स्पेस को हाइपर सरफेस कर रहे हैं। और किसका हाइपर सरफेस कह रहे हैं, इस पेरेंट या इन्वेल्पिंग स्पेस Vn प्लस 1 का। क्लियर है पूरी बात। अब सपोज कर लिया कि ये जो आपका Vn है, मतलब जो ये सब स्पेस है जिसका दूसरा नाम स्पेशल नाम हाइपर सरफेस है, ये पूरा का पूरा एक क्यूब्ड है या लैस है। किसके द्वारा लैस है, कोऑर्डिनेट xi के द्वारा। i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, n डायमेंशनल सब स्पेस है या n डायमेंशनल हाइपर सरफेस है तो n तक वेरी करेगा। और जो आपका पेरेंट स्पेस है Vn प्लस 1, ये क्यूब्ड है या लेस है। किससे लेस है, कोऑर्डिनेट y अल्फा से। अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर n प्लस 1 तक, जितना इसका डायमेंशन है। तो कोई यहाँ पे अभी तक हमने कुछ नई बात नहीं बताई। हमने एक इन्वेल्पिंग रीमैनियन स्पेस Vn प्लस 1 ले लिया, उसके अंदर एक सब स्पेस लिया जिसका डायमेंशन जस्ट उससे एक कम था, ताकि उसका नाम हाइपर सरफेस हो सके। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी आई थिंक। सो हम इन्हीं सब बातों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके बाद हम कह रहे हैं कि द मीट्रिक टेंसर Gij ऑफ Vn जो आपका सब स्पेस है, इसका मीट्रिक टेंसर क्या होगा, Gij होगा। क्यों इसका मीट्रिक टेंसर Gij होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बता रखा है कि जो सब स्पेस का मीट्रिक टेंसर है इसको हम लोग Gij से लेते हैं, और जो आपका Vm वाला का जो फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर है Vm वाले का, जिसके जगह पर यहाँ पर n प्लस 1 है, उसको हम लोग a अल्फा बीटा से लेते हैं। पहले लेक्चर में ही हमने इन सारी बातों को बताया था कि इन्वेल्पिंग स्पेस का जो फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर होगा उसको हम लोग a अल्फा बीटा के द्वारा लिखेंगे, और जो सब स्पेस के अंदर का मीट्रिक टेंसर होगा उसको हम लोग किससे लिखेंगे, Gij से लिखेंगे। और ये रिलेशन आप लोग पहला लेक्चर में लास्ट में देखिएगा, हमने ये रिलेशन लिखा हुआ है। क्लियर है पूरी बात। ये रिलेशन हमने कहा था कि आपका फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर ऑफ द इन्वेल्पिंग स्पेस एंड दिस इज द फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर ऑफ द सब स्पेस, इनके बीच में रिलेशन स्थापित करने का माध्यम है।
मतलब इसी इक्वेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर सब स्पेस का और फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर पेरेंट स्पेस का और इन्वेल्पिंग स्पेस का कैसे आपस में कनेक्टेड है। आफ्टर दैट, सिंस द फंक्शंस वाई अल्फा आर इनवेरिएंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स आई, चूंकि वाई अल्फा जो ग्रीक इंडिसेस वाला है ये पेरेंट या इन्वेल्पिंग स्पेस में है और ये इनवेरिएंट रहेगा कोऑर्डिनेट एक्स आई के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, इसीलिए इसका जो टेंसर डेरिवेटिव होगा वाई अल्फा का एक्स आई के रेस्पेक्ट में वह वही होगा जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वाई अल्फा का एक्स आई के रेस्पेक्ट में। देखिए एक्चुअली ये इन्वेल्पिंग स्पेस में है, तो इन्वेल्पिंग स्पेस में अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वाई अल्फा अगर फंक्शंस है ना, तो इनवेरिएंट रहेगा अगर आप एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो। और यही रीजन है कि जो टेंसर डेरिवेटिव होगा वाई अल्फा का एक्स आई के रेस्पेक्ट में वह बिल्कुल वही होगा जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वाई अल्फा का एक्स आई के रेस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पे टेंसर डेरिवेटिव को कहा है, ऊपर यहाँ पे अल्फा रहेगा जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, सो हम यहाँ पे अल्फा बना लेते हैं कि जो वाई अल्फा का टेंसर डेरिवेटिव होगा आई के रेस्पेक्ट में वह आपका जस्ट कोवेरिएंट डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसको ऐसे ही बना रहे थे, टेंसर वाले को अपनी सुविधा के लिए बना रहे थे, ठीक है। बार बार हम लोग ऐसा ना बना करके ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ना बनाना पड़े टेंसर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम चूंकि यहाँ पे वर्ड लिख दिए हैं इसीलिए हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो टेंसर वाला डेरिवेटिव है ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव के क्या है, इक्वल है, और इसकी वैल्यू बन जाएगी डेल वाई अल्फा ओवर डेल एक्स आई। अब जरा देखिए वाई अल्फा आई जे इसकी वैल्यू निकाला जाए, इसका मतलब यह है कि वाई अल्फा आई का टेंसर डेरिवेटिव निकालना है जे के रेस्पेक्ट में, जो सामने लिखा हमने कि वाई अल्फा आई का टेंसर डेरिवेटिव निकालना है जे के रेस्पेक्ट में। आप फार्मूले का यूज करिए तो बनेगा डेल ओवर डेल एक्स जे, है ना। इस पूरे को पहले डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डेल ओवर डेल एक्स जे के रेस्पेक्ट में, प्लस अब एक काम करिए इसी को डेरिवेटिव करना है ना, तो जो ऊपर वाला जो है ये सिंबल इसको अब गामा से चेंज कर दीजिए, तो कंट्रा वेरिएंट में आपने चेंज किया है, सो हियर द साइन विल बी प्लस and here is a gamma, so inside the Christoffel symbol we will use the symbol gamma which is dummy with respect to this. Okay, now the symbol replaced from here was alpha, so write down here alpha. We know that we are going to differentiate with respect to j, so since all indices in the Christoffel symbol will appear in the Greek indices, that's why we will write down here also a Greek indices, but our aim is to differentiate it with respect to j, so again we will write down y delta and j, here will be j. Okay, it's only by the formula माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस बार हम लोग वाई अल्फा आई को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला इंडेक्स है वो को में है, तो को में होने की वजह से हम लोग माइनस लगा रहे हैं, सो वाई अल्फा के बन गया। अब देखिए यहाँ पे के जो सिंबल है वी विल यूज दिस सिंबल हियर सो दैट इट बिकम्स डमी, सिंस वी रिप्लेस फ्रॉम हियर द इंडेक्स आई, सो राइट डाउन आई. Also our aim is to differentiate with respect to j, so write down here j. Since all the indices in the Christoffel symbol is in lattice, therefore there is no problem, there is no more necessary for write down here any term, you know the formula. And now this equal to del y alpha I over del xj plus alpha gamma delta, here y गामा आई ये लिख दिया और y डेल्टा j यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है पूरी बात, यहाँ पर j लिख दिया, माइनस y अल्फा के आई जे, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। ये किसकी वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 3 में, ये जो वैल्यू आया है ये आया है y अल्फा आई जे का। अगर आप बड़ा ध्यान से देखिए ना तो इस सिंबल में अगर i और j को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो राइट साइड में भी i और j हर जगह इंटरचेंज होगा, और आप देखेंगे यहाँ पर i और j को अगर आप इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, इस पूरे के पूरे इंडेक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा i और j को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो आप देख पाएंगे फ्रॉम 3 वी फाइंड दैट y अल्फा आई जे सिमेट्रिक है किसमें, i और j में,
क्लियर है पूरी बात। और सिमेट्री क्यों है आप सभी लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आई और जे को जब इंटरचेंज करोगे तो गामा के साथ जे आ जाएगा और डेल्टा के साथ आई आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो गामा और डेल्टा यहाँ पे क्या है, डमी है ना, तो आप बदल दोगे चाहोगे तो डेल्टा को इधर लिख दोगे और गामा को इधर कर दोगे, है ना, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और ये सिमेट्रिक होता है इसीलिए बदलने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे कि क्रिस्टॉफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड सिमेट्रिक होता है अपने इन दो इंडिसेस में, और इसको भी इंटरचेंज करेंगे सिमेट्रिक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसमें कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर इंडिसेस आई और जे सेम प्लेस तक वेरी कर रहे हैं, सो कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए जस्ट इसके बाद टेकिंग द टेंसर डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। आप इक्वेशन नंबर 1 का टेंसर डेरिवेटिव ले लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। और टेंसर डेरिवेटिव लेना है तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए, बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिए, है ना। अच्छा बताइए, फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर इसके बाद आप इसको छोड़िए, फिर बीच वाले को डिफरेंशिएट करिएगा और इसको भी छोड़ दीजिएगा, प्लस थर्ड वाले में इसको डिफरेंशिएट करिएगा, बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिएगा। और राइट हैंड साइड का टेंसर डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये भी फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर है। सो हियर लुक एट हियर, आपने ये लिखा ए अल्फा बीटा, सेकेंड वाले का आपने किया तो आई के बन गया के रेस्पेक्ट में करने पर, थर्ड वाले को छोड़ दिया, प्लस ए अल्फा बीटा लास्ट वाले को किया है और शुरू वाले दो को छोड़ दिया है। आप देख रहे होंगे इसमें एक नहीं लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है, जब ए अल्फा बीटा वाले की बारी आई है डिफरेंशिएट करने का पहला टर्म, क्योंकि ये फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर है और आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर का टेंसर डेरिवेटिव जीरो होता है। और राइट साइड में जी आई जे था, वो भी फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर था, तो उसका भी टेंसर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एक काम करिए, साइक्लिक परमुटेशन कर दीजिए इंडिसेस आई जे के का इक्वेशन नंबर 4 में, मतलब ये जो आई जे के दिख रहा है ना, इसका साइक्लिक परमुटेशन करिए और दो और आपका सिमिलर इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर। तो आई को जे से बदल दीजिएगा, के को आई से बदल दीजिएगा, जे को के से बदल दीजिएगा। साइक्लिक परमुटेशन करने के लिए आप यहाँ पर ऐसे एक साइकिल बना लीजिए ऐसे, और इसमें ऐसे लिख लीजिए आई जे एंड के, है ना, और इसी से आप चेंज कर दीजिए। मतलब जो आपका आई रहेगा उसको जे से कर दीजिएगा चेंज, जो जे है उसको के से कर दीजिएगा चेंज, और जो के है उसको आई से कर दीजिएगा चेंज। तो देखिए आपको दो और इक्वेशन मिल जाएंगे सिमिलर। तो आप पहले को जब चेंज करेंगे तो आई जे बन गया, के आई बन गया, जे के बन गया, आई जे बन गया, और जे क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, और के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब इसी में एक बार और लगाइए परमुटेशन, तो जे के बन जाएगा, आई जे बन जाएगा, के आई बन जाएगा। आप यहाँ से देखते रहिए, के आई बन जाएगा, क्लियर, जे क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, जे क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, क्लियर, के आई बन जाएगा, और आई क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। तो आपको दो सिमिलर इक्वेशन और मिल गए। आप लोग सोच रहे होंगे दो ही सिमिलर इक्वेशन क्यों लिया, एक बार और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर यही वाला प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि के आई बनेगा, फिर जे क्या बनेगा, के बनेगा, फिर आई क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, इसीलिए हमने दो ही लिखा है। बात समझ में आई। सो बाय साइक्लिक परमुटेशन ऑफ इंडिसेस आई जे के इन इक्वेशन नंबर 4 गिव्स टू सिमिलर इक्वेशन, एंड हियर टू सिमिलर इक्वेशन इज गिवन इन द इक्वेशन नंबर 5 and 6. Okay, so here now we will subtract the equation number 4 from the sum of 5 and 6. एक काम करिए, 5 और 6 को आपस में जोड़िए और इसी में से 4 को माइनस कर दीजिए, एंड नथिंग दैट वाई अल्फा आई जे हियर नॉट नोटिंग दैट सॉरी एंड नोटिंग दैट वाई अल्फा आई जे इज सिमेट्रिक इन इंडिसेस आई एंड जे। और इस बात को आपको नोट करते रहना है कि जो वाई अल्फा आई जे होता है वो सिमेट्रिक होता है आई और जे में। मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को ध्यान रखते हुए 5 और 6 को जोड़िए और इसमें से 4 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा। चलिए जोड़ के माइनस करते हैं तो देखते हैं हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा। Sorry for disturbance.
तो जैसे ही आप इसको जोड़ के, हाँ आप देखिए यहाँ पे जरा, जैसे ही आप इसको अब माइनस करना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको ये टर्म दिख रहा है, देखिए इन दोनों को जोड़ करके इसी को माइनस करना है पूरे को। तो जब आप इसको जब जोड़ के जब माइनस करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान दीजिए, ए अल्फ़ा बीटा, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ए अल्फ़ा बीटा वाई अल्फ़ा जे वाई बीटा के आई, है ना, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। किसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा, इसके द्वारा। क्यों कैंसिल होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पे क्या है वाई अल्फ़ा आई के है, और यहाँ पर क्या है वाई बीटा आई के है। ये तो आपस में के आई लिखा रहे चाहे के लिखा रहे सेम ही है, क्योंकि आप इस बात को ध्यान दे रहे हैं ना कि ये दो इंडिसेस में सिमेट्रिक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह इससे कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जहाँ के आई लिखा है और यहाँ पर जो आई के लिखा है, यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे क्या है आपका बीटा है। लेकिन एक बात को ध्यान से देखो, यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, और यहाँ भी अल्फ़ा है और यहाँ भी बीटा है। तो अल्फ़ा इसके साथ डमी है और बीटा इसके साथ डमी है। अब क्या करिए, इस अल्फ़ा अल्फ़ा को बीटा से बदल दीजिए और इस बीटा बीटा को अल्फ़ा से बदल दीजिए, डमी होने का फ़ायदा। और ऐसा करने के बाद जब आप इसको कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए ज़रा इसको, जब आप इस वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जेके लिखा है ना, तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म आपको दिख रहा होगा केजे वाला, ये इससे कैंसिल होगा। यहाँ पर भी देखिए वही समस्या है, यहाँ जब जेके लिखा है तो इसके साथ ऊपर अल्फ़ा है, जबकि यहाँ पे ऊपर क्या है बीटा है। लेकिन आप चाहेंगे तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, डमी है, तो आप अल्फ़ा अल्फ़ा को बीटा से बदल दीजिए और बीटा बीटा को अल्फ़ा से बदल दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया। और इस टर्म का देख रहे हैं क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे केजे लिखा है और यहाँ पे जेके लिखा है, फिर भी हम लोग कट कर दे रहे हैं क्योंकि जेके और केजे सेम होगा। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको करने के बाद जो टर्म बचे, एक ये वाला टर्म बचा और एक ये वाला टर्म बचा, इन दोनों टर्म को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक काम करिए, ये तो दोनों प्लस में रहेगा ना, चूंकि 5 और 6 को आप जोड़ रहे हैं फिर 4 को माइनस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई जे जो है इसके साथ बीटा है और यहाँ पर आई जे के साथ क्या है, अल्फ़ा है। हाँ, तो अगर काश ऐसा होता कि ए भी अल्फ़ा होता तो दोनों जुड़ जाता आपस में। तो फिर देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डमी है ना, तो अल्फ़ा अल्फ़ा को बीटा से बदल दीजिए और बीटा बीटा को अल्फ़ा से बदल दीजिए। तो ऐसा करने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा 2 टाइम्स ए अल्फ़ा बीटा वाई अल्फ़ा आई जे वाई बीटा के दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 तो 0 हो नहीं सकता, ये तो कोई नंबर है, सो इसके बगल वाली सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 7। इक्वेशन नंबर 7 ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब दो क्वांटिटी आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं ना हमारे टेंसर में या रीमैनियन ज्योमेट्री में, तो आपने देखा होगा इस टाइप का हमने एक एक्सप्रेशन बताया था कि ए अल्फ़ा बीटा इंटू दिस इंटू पहला वाला वेक्टर इंटू दूसरा वाला, ऐसे बताया था, इक्वल टू 0 बन जाए। तो ये भी टेंसर है, ये भी टेंसोरियल क्वांटिटी है और ये दोनों ऑर्थोगोनल होने का यही सिंबल होता है। आप पहला लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, उसमें हमने कहा था कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो ऐसा लिखा जाता है। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 7 शो कर रहा है कि ए वाली जो क्वांटिटी है वो ऑर्थोगोनल है इसके, इज रिगार्डेड एज अ वेक्टर ऑफ Vn+1। ये जो है Vn+1 का वेक्टर है और ये ऑर्थोगोनल है, किसके ऑर्थोगोनल है, टेंजेंट वेक्टर वाई बीटा के ऑफ द हाइपर सरफेस के। मतलब ये हाइपर सरफेस पे जो टेंजेंट वेक्टर है उस पर ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनलिटी की ये कंडीशन है, दोनों का जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे 0 हुआ है, यहाँ पे टेंसोरियल क्वांटिटी में ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ से आपको ये मिला कि अगर ये वाली जो क्वांटिटी है ये रिगार्डेड एज अ वेक्टर ऑफ Vn+1, ये जो है Vn+1 का अगर वेक्टर अगर मानते हैं आप, वेक्टर क्यों लिखा गया, बात समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अल्फा केवल ग्रीक इंडिसेस है ना, एक इंडेक्स ही है, इसीलिए Vn+1 में इसको वेक्टर कहा जा रहा है। और ये जो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल होगा, किसके ऑर्थोगोनल होगा, टेंजेंट वेक्टर वाई बीटा के ऑफ द हाइपर सरफेस का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस वाले के से पहचान कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पे एक इंडेक्स है ना अल्फा पेरेंट स्पेस का, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है किसमें, वाइज में। तो ये जो पूरा है ये ऑर्थोगोनल है, किसके ऑर्थोगोनल है, देखिए बगल वाले को हम के से पहचान रहे हैं, किसके ऑर्थोगोनल है, एक्चुअली ये ऑर्थोगोनल है वाई बीटा के।
टेंजेंट वेक्टर के। तो सोचिए अब जरा कि अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई कर्व है ना, ये कोई कर्व है, तो इस पे अगर ये आपका टेंजेंट वेक्टर है वाई बीटा के, तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी इस तरह से नॉर्मल की तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर है पूरी बात? अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं, जो क्वांटिटी ये नॉर्मल है ना, तो जब ये क्वांटिटी नॉर्मल है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई अल्फा आई जे को ओमेगा आई जे एन अल्फा, वेयर एन अल्फा जो है यूनिट नॉर्मल है हाइपर सरफेस का। हाइपर सरफेस पे यूनिट नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। सो द कोफिशिएंट ओमेगा आई जे सिमेट्रिक होगा आई और जे में। ये जो क्वांटिटी लिखा है इसको सिमेट्रिक किस लिए होना पड़ेगा, ये कोफिशिएंट क्वांटिटी है, एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर है, इसी में हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि ये बन जाए। देखिए ध्यान से, ये जो वेक्टर है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, किस पे, हाइपर सरफेस पर, और ये क्या है, यूनिट नॉर्मल है। तो पक्का इसी यूनिट नॉर्मल में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल वेक्टर है और ये आपका यूनिट नॉर्मल है। तो पहली बात तो यह और यह पैरेलल होगा, और इसी में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो एन अल्फा जो है यूनिट नॉर्मल है हाइपर सरफेस पे। द कोफिशिएंट ओमेगा आई जे आर सिमेट्रिक इन आई एन जे बिकॉज सो एज क्वांटिटी वाई अल्फा आई जे। चूँकि ये क्वांटिटी सिमेट्रिक है लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि हम अभी देखते आ रहे हैं, इसीलिए राइट हैंड साइड को भी मजबूरन सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब आप एक काम करिए, जो आपको इक्वेशन नंबर 8 मिला है ना, इसकी दोनों साइड में एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, ए अल्फा बीटा एन बीटा से, और इसको समिंग करिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बनेगा। अच्छा, एक शब्द लिखा है अल्फा के रिस्पेक्ट में सम करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे अल्फा है ना, इसके रिस्पेक्ट में आपको सम करना है यहाँ पे। क्लियर है पूरी बात? तो देखिए आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा वाई अल्फा आई जे एन बीटा। चूँकि आप जब जब आप इस पूरे को लेकर के चल रहे हैं ए अल्फा बीटा को, है ना, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जितनी भी आपकी पूरी की पूरी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस बात को तो सभी लोग आप जानते हैं। तो ये पूरा क्वांटिटी आपका क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ पे बचा कितना, ओमेगा आई जे। अब यहाँ पे ए वाला जो क्वांटिटी है पूरा का पूरा यहाँ नीचे रहेगा, यहाँ पे ए वाला टर्म छूट गया है, तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये वाला टर्म भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जस्ट एरो के पास ए अल्फा बीटा रहेगा। तो ए अल्फा बीटा वाई अल्फा आई जे एन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आई जे। जो इक्वेशन नंबर 8 आपको मिला है ना, इक्वेशन नंबर 8, वो इक्वेशन नंबर 8 को ही हम लोग कहते हैं गॉस फार्मूले फॉर द हाइपर सरफेस। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ए क्वांटिटी 1 कैसे होगी, बात समझ में आई है? पहले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि अगर यह यूनिट वेक्टर है तो एन अल्फा एन बीटा का फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर के साथ ऐसा करने पर वैल्यू 1 आएगा। यही यूनिट वेक्टर की परिभाषा है। ठीक है, कि अगर एन आई या एन अल्फा यूनिट वेक्टर बनना चाह रहा है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एन आई एन जे ए अल्फा बीटा या एन अल्फा एन बीटा ए अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 8 आया, इसी को हम लोग गॉस फार्मूले फॉर द हाइपर सरफेस कहते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा पूछिएगा आप लोग। क्लियर है पूरी बात? हम लोग गॉस फार्मूले फॉर द हाइपर सरफेस के जस्ट बाद एक टर्म सीखेंगे जिसका नाम है जियोडेसिक। तो हम लोग जानेंगे कि जियोडेसिक होता क्या है। हमने कई बार चर्चा किया है, जैसा कि प्लेन में, हम लोग अगर प्लेन में बात करें तो प्लेन में 2 पॉइंट को जब भी आप मैच कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और हम कहते हैं कि 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। ठीक है, कोई भी कर्व ऐसा आप खींचेंगे 2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस का होगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ऐसे ही जो जियोडेसिक टर्मिनोलॉजी उसी का जनरलाइज पार्ट है। अगर कहीं पे बहुत सारा कर्वेचर है या जो आपका ज्योमेट्री है वो बिल्कुल प्लेन टाइप का नहीं है, फ्लैट नहीं है, तो वहाँ पे जब भी आप 2 पॉइंट लेकर के चलेंगे, है ना, इन जनरल ऐसे कहा जाए तो मोटा तौर पे
कि सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक आपको चलना है और ये प्लेन नहीं है, हालांकि मेरा स्क्रीन तो प्लेन है, लेकिन अगर ये प्लेन नहीं है, मान लीजिए पहाड़ों पर ही अगर 2 पॉइंट को मैच कराएंगे तो पहाड़ ऊंचे नीचे होंगे तो कुछ ऐसा मैच करेगा ना। ऐसे तमाम सारे पाथ होंगे 2 पॉइंट को मैच कराने वाले पहाड़ों पर, माउंटेन पर। तो इसमें से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला कर्व होगा उसी का नाम जियोडेसिक होता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जियोडेसिक को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जियोडेसिक वो कर्व होता है जिसका फर्स्ट कर्वेचर हमेशा 0 होता है हर पॉइंट पर, ऑफ द कर्व इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व। कर्व के डायरेक्शन में कर्व के हर पॉइंट पर फर्स्ट कर्वेचर जिस कर्व का 0 हो उसी को जियोडेसिक कहते हैं। अब फर्स्ट कर्वेचर क्या होता है, आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में टेंसर तो पढ़े हैं, लेकिन होता क्या है इन जनरल आप लोग कर्व इन स्पेस पढ़ते पढ़ते पूरा साल बीत जाता है और कोई टीचर यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है। तो टेंसर की जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ फर्स्ट कर्वेचर, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, इन सारी बातों को भी आप पढ़ पाएंगे और वहाँ पे समझ पाएंगे। आगे चलते हुए हम एक बार और इसको समझाएंगे भी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये आर्टिकल कर्वेचर ऑफ ए कर्व इन अ हाइपर सरफेस। हाइपर सरफेस में किसी कर्व के कर्वेचर को कैसे डील किया जाए। आप लोग यहाँ तक तैयार करिए और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए जिस लेक्चर में हम लोग इसको डील करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।